सेविंग्स करने के हम तरीके बता रहे हैं। फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज, अब तक आपने 5 तरीके बताए किस तरह से बेहतर सेविंग्स की जा सकती है। कई प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, उनमें से सबसे पहली तो यही है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर पाते। तो पहला तरीका पैसे बचाने का यही हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन करें। एटलीस्ट अपने हर दिन कहाँ खर्च किया, कौन सा फिजूल खर्च हो सकता है, ये आप तभी इसका आकलन कर पाएंगे अगर आपने उसका ब्यौरा लिखना शुरू किया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको प्रायोरिटी दें और प्रायोरिटी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को करें, ताकि आप आफ्टर अ मंथ में भी 1 महीने के बाद ये डिसाइड कर पाएं कि इसमें से कौन सा खर्चा आप अवॉइड कर सकते थे। तो शायद पहले महीने में गलती होगी, दूसरे महीने में गलती हो, लेकिन शायद तीसरे महीने से आप सेविंग्स करना शुरू कर पाएंगे। लोन्स की जहां तक बात है फिरोज, आपने कहा कि बहुत जरूरी हो तो ही पर्सनल लोन लेना चाहिए, अदरवाइज आप एक डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, एक बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं। साथ ही ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में आपने बताया। इमरजेंसी फंड्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का रुख कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं जहां पर आप इमरजेंसी के तौर पर कुछ मनी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स करना और सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, ये कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं फिरोज आप? देखिए, इन्वेस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट, सेव करना एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया और उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हुई तो आप एक्स्ट्रा सेव करने के लिए, फ्यूचर में सेव करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट सही जगह की जाए ताकि आपकी मोटिवेशन लेवल बनी रहे और सेविंग्स भी बनी रहे। वरना अगर आपने गलत इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी रिटर्न्स अगर कमेंसुरेट ना हुई, एक्सपेक्टेड ना हुई, तो आप फ्यूचर में भी सेविंग स्टॉप करने की काफी अच्छी संभावना है। काफी लोग ये देखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है उनके पास सेविंग्स पे, तो फ्यूचर सेविंग्स को भी वो डिमोटिवेट होकर स्टॉप कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स, जैसे पल्लवी जी ने आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है, और उसमें सही इंस्ट्रूमेंट, सही ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ना लिया जाए तो काफी डेट्रीमेंटल हो सकता है, सेविंग्स के लिए भी, फ्यूचर सेविंग्स के लिए भी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। तो यानी अगर सेविंग्स करने के तरीके अगर आपने बदलें। जी फिरोज। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स चूज करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स चूज करें। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एक अच्छा जरिया है ताकि स्टेबल रिटर्न्स मिले और कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आपको ना मिले और आपकी कंसिस्टेंट रिटर्न बढ़ती जाए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल्स है, स्पेशली लेमैन के लिए जो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। तो म्यूचुअल फंड के जरिए वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट पा सकते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट साइड, पीपीएफ एंड ईपीएफ, लॉन्ग टर्म डेट, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करके सही इंस्ट्रूमेंट्स नहीं परचेज किए तो आपकी फ्यूचर सेविंग्स में भी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप डिमोरलाइज और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स को अलग अलग रखें, यानी कि कौन से आपके इमीडिएट गोल्स हैं जो कह सकते हैं कि शायद 3 साल के अंदर अंदर आपको पूरे करने, तो वो छोटी अवधि मानी जाएगी। अगर आप 5 साल के बियॉन्ड अगर कोई लक्ष्य रख रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको अकॉर्डिंगली ही चूज करना है, यानी अगर छोटी अवधि के लिए अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो शायद बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स, लिक्विड फंड्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अगर डायरेक्ट शेयर बाजार में आप नहीं निवेश करना चाहते तो बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं जो आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश करेंगे, लेकिन उसमें एक फंड मैनेजर रहेगा जो आपके फंड्स को मैनेज करेगा। साथ ही पीपीएफ, हालांकि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न पेइंग और टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप सोचें। लेकिन जहाँ तक बात है टैक्स प्लानिंग की, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा स्पेस है जो काफ़ी हद तक इग्नोर्ड है, क्योंकि जिनकी नौकरी की शुरुआत होती है फिरोज और उन्हें लगता है कि अभी तो हम टैक्स एम्बिट में ही नहीं आते, इसलिए बहुत अर्ली स्टेज में टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। आपकी सलाह क्या है कि कौन सा राइट टाइम होगा? क्या उस समय का इंतजार किया जाए जब हमारी सैलरी थोड़ा हायर साइड पे चली जाए और तब हमें जब टैक्स कटना शुरू हो, देन वी रियलाइज कि हमने टैक्स प्लानिंग के लिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट चुना ही नहीं और शायद उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी हमें? बिल्कुल, आई थिंक टैक्स प्लानिंग जब आपको आपकी टैक्सेबल इनकम्स बढ़ जाएं तब अगर आप उसकी नॉलेज प्राप्त करने जाएंगे तो शायद आपकी जो आउटकम्स आएंगी वो इतनी अच्छी नहीं आएंगी। तो भले ही आप टैक्स ब्रैकेट में हो और आपकी टैक्स डिडक्शन ज्यादा ना हो, फिर भी छोटी सी डिडक्शंस हो आप, बट टैक्स का जो पूरा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है वो आज से सीखने की कोशिश करेंगे तो साल 2 साल में जैसे कि आपकी आय बढ़ेगी तब तक आप इसमें प्रो हो जाएंगे और इसमें अच्छी आपकी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि
बहुत सारे सब हेड्स हैं जिसमें टैक्स बचाया जा सकता है, और ऑलमोस्ट 10-12 सब हेड्स हैं। उसमें से अगर आपके लिए कौन से रेलेवेंट हैं वो अगर आप आज से सीखेंगे और उसके करेक्ट व्हीकल्स ऑलरेडी चूज करेंगे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको बहुत आसानी होगी मेकिंग अ चॉइस ऑफ विच इज द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। सो टैक्स सेविंग में सेक्शन 80C के हिसाब से काफी सारे सब क्लॉजेस हैं, वो सब यूटिलाइज करें जो भी रेलेवेंट हैं, और एनपीएस की जो यूटिलाइज नहीं हुई है वो स्कीम्स भी यूटिलाइज करें। और यानी कि टैक्स सेविंग और राइट इन्वेस्टमेंट्स, ये और दो तरीके आपने बताए। फिर उस जाते जाते आखिरी इंपॉर्टेंट 8वां स्टेप जो काफी लोग फेस करते हैं, इंपल्सिव होकर डिसीजंस लेना, ऐसे में कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है क्विकली? देखिए, इंपल्सिव डिसीजंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कभी भी जब भी आप कुछ भी खरीदने जाएं तो एक बार में ना खरीदें। ये आदत लगाएं कि आप बाहर जाके वापस अगले दिन आए, ताकि वो उस पे अगर आपने एक सोच डाली है तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है आपका वो काफी कम हो जाता है। इंपल्सिव बाइंग उसको कहते हैं, जो आप गए, डिसाइड किया 10-15 मिनट्स 1 आवर में और आपने खरीद के वापस आ गए। तो ऑलवेज वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर एंड देन कमिंग बैक इज अ गुड आइडिया। राइट, तो यानी एक चेकलिस्ट भी आप बना सकते हैं जब आप जा रहे हैं शॉपिंग करने की, कौन से आपकी लिस्ट में, और जो लिस्ट के बियॉन्ड है उसको इमोशनल होकर ना खरीदें, सोच समझ के फिर उसके बाद उसे खरीदें, ताकि आपके खर्चे कम हो और आपकी सेविंग्स बढ़े। शुक्रिया फिरोज, आपने समय दिया और बातचीत की। तो 8 तरीके यहाँ पर एक्सपर्ट ने बताए जिससे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।